नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा मामले में पीड़ितों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और उनकी टीम मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची और हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा, मैंने पीड़ितों खासकर महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की। उनके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है। मैं उन्हें यह बताने आई हूं कि हम सब उनके साथ हैं और वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। इस दौरे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी। हमें सैकड़ों शिकायतें मिली हैं। अभी तो जिस क्षेत्र में मैं गई थी, लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी है। ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको हमने बरकरार रखना चाहिए, उनके साथ लगातार बात और उनको धैर्य भी देना चाहिए। पुलिस एक्शन के बारे में क्या क्या सुने आपने? आज उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी है, पर ऐसी अनेक चीजें वो बता रही है। मुझे लगता है कि हमने उनको बात करने के लिए समय देना चाहिए और थोड़ा सा उनको खुद को भी संवरने के लिए हमने समय देना चाहिए। पर हम लगातार हम उनके साथ रहेंगे। इन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, मतलब धमकी दिया जा रहा है कि जब तक बीएसएफ है तब तक आपका जान बचा हुआ है। बीएसएफ कितना दिन रहेगा? अगर वो एक बार चला जाएगा तो हम दोबारा आपको देख लेंगे। तो इस तरह का जो बदलाव, मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी देश की ये बेटियां है, हमारे देश की ये महिला है और इस देश में सिर्फ हमेशा महिलाओं का सम्मान और सम्मान ही हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई धमकियां देखे हुए काम नहीं चलेगा। ये महिलाएं अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रहेगी। मैडम, आप एक्शन लेंगे? हमारे पास जो अधिकार है और जो हमने देखा है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपके पास कितना कंप्लेन, मतलब वहाँ पे आपने बात किया, मैम अभी तक कितना कंप्लेन आपको मिला प्राइमरीली? अभी एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं वहाँ पे लगभग हर घर के पास मैं जाकर आई हूँ और सैकड़ों से भी ज्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे मुझे दिख रही है। इतना ही नहीं तो मैंने अभी भी अनेक महिलाओं को मैं मिली हूँ, बच्चों को भी मिली हूँ। तो ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग मिलने के भी लिए भी आ रहे हैं। मैम एक सवाल आपके, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जितना वीडियो फैल रहा है सब फेक, और जो ट्वीट भाजपा नेता सुकांत मजुमदार, चाहे दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जितना भी ट्वीट वीडियो किया है उन्होंने सीधा तौर पर कह दिया कि सब झूठ है, सब फेक है। लेकिन आज आपने आंखों देखा हाथ उसका मुआयना किया, तो उसके बाद क्या लगता है कि सच में वो जो वीडियो, भयंकर सा वीडियो, वो फेक था? देखिए, मैं इस विषय पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं इतना बात जरूर कहूंगी कि मेरी कमिटमेंट इन सभी महिलाओं के पक्ष में है, इनके सम्मान के लिए है और इनकी सुरक्षा के लिए है। हम वो करते रहेंगे। जल्द आप लोग एक्शन लेंगे मैडम? अब अभी और भी हम उनको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बार इस सभी हमें डिटेल्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। मैम, एक फैमिली साहब मिले जिनका पति और उनका बेटा को साथ में मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। उनसे आपका बातचीत हुआ, उनका जस्टिस के लिए आप लोग कितना दूर आगे जाएंगे? आगे कोई कार्रवाई? देखिए, उनके ऊपर जो गुजरी है, ये इतनी तकलीफ झेलना ही बहुत ही तकलीफ वाली और बड़ी बात है। उस माँ का दर्द, उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन से सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की और कई चर्चाएं हुई हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उसके तहत हमें मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने वालों और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव माफ़ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाले में से नहीं है। हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने की आग्रह से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। सर, योगी जी आगरा हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये अगर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि उसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पत्ती रस्सी से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है, ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर। संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। उन्होंने कई बातें कही। देखिए, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जिस सोच के साथ लाया गया था वे अपने आप में बहुत अच्छी सोच है। इससे गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा ही। और पहले ज़रूरतमंद लोगों के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब गरीब मुसलमानों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है वो लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ऑफकोर्स ये लोग ले गए हैं। हो सकता है वहाँ एक दो इसमें छोटे मोटे संशोधन और हो जाए, लेकिन ओवरऑल जिस सोच को लेकर ये किया गया है वो सोच अपने आप में बहुत अच्छी है। इससे जो गरीब तबके के मुसलमान भाई हैं या जो उनमें भी जो जैसी जातियां होती हैं, जो बहुत सारी जातियां जो जिनका आज तक शोषण होता रहा है, वक्फ में हुआ क्या है कि वक्फ में जितनी प्रॉपर्टीज थी उनसे जो भी कुछ मिल सकता था वो कभी भी सिर्फ बड़े कुछ लोग लेकर हमेशा उनको एक्सप्लॉइट करते रहे। वो कभी भी गरीब मुसलमानों की बेवाओं को, उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों की पढ़ाई को, उनके बच्चों की नौकरी को, कभी वो पैसा वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ कभी। तो ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है वो इसीलिए को लेकर आया गया है ताकि जो भी वक्फ की संपत्तियों से जो आय होगी उसको सही बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है और प्रदर्शन लगातार वहां किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 अप्रैल को जो मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी उसको लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। वहीं
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मुलाकात के बाद जब पीड़ितों के साथ मुलाकात उन्होंने की, उसके बाद कहा कि वे पीड़ित सुरक्षा की भावना चाहते हैं और निश्चित रूप से कुछ अन्य मांगे या उनके द्वारा दिए गए सुझाव भी हैं, इन सब पर विचार किया जाएगा। मैं उचित कार्रवाई के लिए इसे भारत सरकार और राज्य सरकार के समक्ष उठाऊंगा, मैं इसका अनुसरण करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार उनसे कहा था कि वे मुझसे सीधे बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, फ़ोन नंबर भी दिए गए, हम उनके संपर्क में रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत प्रभावी सक्रिय कदम उठाए जाएंगे, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा। Said it was there earlier. Then they had some protection. Now they don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. See, what they need is, they said, we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. Certainly, we will do everything that is possible to give them a sense of security. See, all their complaints I have listened to. I will analyze it. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. Sir, you went to Malda, you went to Murshidabad. What is your assumption about this whole violence and how you see it and what you think that has Larger issues will address. राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने इस बात कहा है कि सरकारी खजानों को सत्ता पक्ष में बैठे लोग लूट रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग समझ रहे हैं कि वे दोबारा सरकार में नहीं आएंगे और इसलिए वे सरकारी खजाने की लूट मचा दी है। वे बाहर सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानन में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं बाद में हुए हिंसा मामले को लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है और उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे पर बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा कि उन्हें दौरा करना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वह आंखें खोलने वाला है, पूरा देश देख रहा है और कि क्या हो रहा है इस देश में। जिहादी सनातनी लोगों के घर, दुकानें और मंदिर जला रहे हैं। क्या यह सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान है? उन्होंने कहा कि हमें एनआईए जांच की जरूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था और ममता बनर्जी की क्या भूमिका थी। जाना तो चाहिए, क्योंकि आज जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा है, इट्स एन आई ओपनर। हम लोग पश्चिम बंगाल के आम पब्लिक तो बार बार बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। सारा भारत देख रहे हैं कि क्या अवस्था है। आज महिला, हिंदू सनातनी महिला, पुरुष, बच्चे को आज जिहादी लोग जिस तरह से घर जला दिया गया, चाय का दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर जला दिया गया, मंदिर जला दिया गया, और महिला लोग रोते रोते बोल रहे, जिहादी लोग आके बोल रहे, आपको आपका इज्जत हमको दे दो, हम आपका पिताजी, आपका भाई, आपका स्वामी, हस्बैंड उसको छोड़ देंगे, आपका इज्जत मुझे दे दो। ये कहाँ है हम लोग? इज इट सीरिया? इज इट अफगानिस्तान? इज इट पाकिस्तान? कहाँ है हम लोग? लगता नहीं कि ये पश्चिम बंगाल है, ये भारत में है। तो आज जाना चाहिए और नेशनल कमीशन फॉर विमेन श्रीमती विजया राहतकर जी आए हैं, राज्यपाल गए हैं, देखे
और हम लोग को एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हाँ, आज हाईकोर्ट ने एक सीट गठन करने के लिए बोले हैं, वो रिपोर्ट देंगे, लेकिन असली में क्या हुआ है और ममता बनर्जी का क्या रोल था, ये जरूर से आम पब्लिक को पता होना है। क्योंकि ममता बनर्जी एक साइड बोलेंगे कि ये भाजपा ने किया है, ये बीएसएफ ने किया है, और जब अदालत में जाके जब उनका आईनजीबी बात करेंगे तब बीएसएफ का अगेंस्ट। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, गन फैक्ट्री उद्भेदन हुआ है। बिहार पुलिस ने गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मोतिहारी पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के आड़ में चल रहे थे गन फैक्ट्री, और कहा मोतिहारी में पोल्ट्री फार्म के आड़ में जो चल रहे थे गन फैक्ट्री, उसको पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान संचालक और मास्टर ट्रेनर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। संगठित अपराध के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस का 12 घंटे तक ऑपरेशन चला। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात छापेमारी टीम में खुद शामिल थे। छापेमारी में फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, कार्बाइन, अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं। छपरा और मुंगेर से गन फैक्ट्री के संचालन में शामिल 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा कि नेटवर्क में शामिल और भी लोगों की जल्द गिरफ्तारी होगी। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पलनवा थाना अंतर्गत एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। और गुप्त सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ रक्सौल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, और इसमें डीआईयू की टीम और आसपास के कई थानों को लगाया गया था। और पूरी टीम ने लगातार 12 घंटे तक ऑपरेशन किया, और इसमें जो गन फैक्ट्री है, जो वर्कशॉप चल रहा था, उसको खोज निकाला, और वहाँ से हथियार बनाने की जो कई सारी मशीनें हैं, उस मशीनों के साथ साथ ही भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और भारी संख्या में कारतूस और कई सारे पिस्टल्स और कार्बाइन भी बरामद किए गए हैं। इस घटना का जो मास्टरमाइंड है पंकज सिंह, वो पलनवा थाना अंतर्गत ही रहने वाला है, और इसी के घर में मुर्गी फार्म के आड़ में ये पूरा गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। और पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी की और मास्टरमाइंड को वहाँ से गिरफ्तार किया। और उसकी पूछताछ के आधार पर घटना में और भी जो लोग शामिल हैं, उसमें से एक सारण जिले के परसा का रहने वाला अमिताभ शर्मा, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उसकी निशानदेही पे कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए। और इसमें तीसरा जो अभियुक्त है वो मुंगेर जिले का नैयर आलम है, जो मास्टर ट्रेनर का काम करता था, और इसका मुख्य काम था फैक्ट्री का टेक्निकल सपोर्ट देना और मैन पावर सप्लाई करने का। इसको भी मुंगेर जिला से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से पिछले 24 घंटे में पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 4 अपराधियों के साथ भारी मात्रा में गोली बारूद और हथियार बनाने का जो वर्कशॉप है, मशीन, इन सभी को बरामद करते हुए जब्त किया गया है। इन सभी को माननीय न्यायालय में विधिवत कार्रवाई करते हुए अग्रसारित किया जा रहा है। जो चीज़ें जब्त की गई हैं उसमें से कंट्री मेड कार्बाइन 1 और देसी पिस्टल 3, सिक्सर 1 और करीब आधा दर्जन जो है अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए गए हैं, और 2 दर्जन से भी अधिक जो है वो अर्धनिर्मित मैगजीन करीब बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा कई अलग अलग बोर के कारतूस बरामद किए गए हैं। और हथियार बनाने में जो प्रयोग होने वाली जो मशीनें हैं, जिसमें बड़ी सील मशीन, लीड मशीन के अलावे जो है ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन और कई सारी उपकरण जो है, मोहर और पंचिंग मशीन, ये सारे बरामद किए गए हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है, और इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें एसआईटी का गठन करते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए टीम को लगाया गया है, ताकि इस पूरे नेटवर्क में जो भी लोग शामिल हैं उन पर आगे कार्रवाई होगी। मंत्री प्रेम कुमार ने राजद पर हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि राजद टूट के कगार पर है। गोपालगंज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, एनडीए, और आरजेडी का नाव पूरी तरह से डूबने वाला है। राजद के बहुत लोग एनडीए के संपर्क में और शामिल होना चाहते हैं। राजद टूट के कगार पर है। बड़ी खबर बताते हैं आपको कि ये बड़ी बात उन्होंने कही है गोपालगंज में मंत्री प्रेम कुमार ने, कि राजद टूट के कगार पर है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला करते हुए बोला कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद दंगा करवा रही हैं। लोकतंत्र है, अधिकार लोगों आ सकता, स्वागत होगा जाकर। कितने लोग संपर्क में है सर? ऐसे लोग रहते ही हैं, चाहते ही जाकर के, तो नाव डूबने वाला है।
कोई जाएगा ढूंढता ना कुछ रहना चाहेगा। आरजेडी और कांग्रेस के कितने लोग संपर्क? संख्या तो नहीं है, हैं लोग संपर्क में। वो आशा करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे जाकर के। लोग जान गए कि बिहार में फिर से सरकार एनडीए का बनने जा रही है। ये मैसेज चला गया लोगों को, तो भगदड़ की स्थिति जाकर के है, बड़ी संख्या में भाग करके एनडीए में आएंगे। स्वागत सरकार करा रही दंगा जाकर। ममता बनर्जी की सरकार दंगा स्वयं कराने का काम कर रही है। देश से पहला राज्य जाकर के, कानून का नाम का चीज है नहीं, महिलाएं सुरक्षित वहां पर हैं। लगातार मतलब जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जाकर के, इस बातों को हम लोग देख रहे हैं जाकर के, जनता भी देख रही है जाकर के। समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की जाकर के, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन उसने भी कहा जाकर के। तो वहाँ की सरकार जो चल रही है और कोई लोग सुरक्षित नहीं जाकर के हैं। मैं हाल में गया था लगभग एक महीने पहले बिहार दिवस के मौके पर, कितना आक्रोश देखा हमने वहाँ के लोगों में जाकर के, और कोई भी आदमी नहीं चाहे सरकार रहे जाकर के। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में 26 के चुनाव में वहाँ परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी में घमासान है, एनडीए जो है रघुनाथ चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, क्या सीएम का चेहरा नहीं रहेगा? अभी पार्टी ने तय किया है कि चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम लड़ने जा रहे हैं, तय हुआ है। एनडीए हमारे नेताओं ने निर्णय लिया है, तो आगे चुनाव जो होने जा रहा है उसी तहत होगा। आरजेडी की महागठबंधन की बैठक को लेकर एनडीए के नेता लगातार हमलावर हैं कि महागठबंधन की बैठक जो हो रही है, जो हुई, वो पूरी तरह से फेल है। अब देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार के मंत्री और विधायक लोगों तक पहुंचकर अपने पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। इसी दौरान बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा मोतिहारी के रक्सौल पहुंचे, जहां उन्होंने रक्सौल के नगर परिषद के सभागार में बैठक करते हुए 76 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी लोगों को। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों हुए महागठबंधन की बैठक पर जमकर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी तरह से मुख्यमंत्री के पद की वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। महागठबंधन के नेता उठक बैठक कर ख्याली पुलाव पका रहे हैं और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। महागठबंधन के अंदर जो नूरा कुश्ती हो रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, ये प्रश्न तो महागठबंधन से पूछिएगा। उनके यहाँ कुछ भी तय नहीं है, ये स्वार्थ की अलायंस बनाकर काम करते हैं। जो इंडी अलायंस है, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर देश के अंदर बना और चुनाव खत्म होते हुए कई साथी वहाँ से निकल गए। तो आज कांग्रेस पार्टी अपने दाव में है कि बिहार के अंदर उसका मुख्यमंत्री हो, और राष्ट्रीय जनता दल ने पहले से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। और वस्तु स्थिति ये है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी ही नहीं है। हमारे नेता पहले से मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसलिए वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, समय समय पर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो उनको उठक बैठक करने दीजिए। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के महान जनता का सवाल है, तो वो मन से एनडीए के पक्ष में है और सरकार एनडीए की। चलिए भागलपुर की बात कर लें। भागलपुर में पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया और मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने उद्घाटन किया है। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड स्थित भवानीपुर देशरी पंचायत के हड़वा गांव में मां काली क्रिकेट क्लब हड़वा के सौजन्य से पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति सुमित कुमार ने फीता काटकर किया। वहीं उद्घाटनकर्ता और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। अभिनंदन करता हूं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई हुई है। इन सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं यहाँ पर इस ग्राउंड पर पहली बार नहीं आया हूँ, मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछली बार 5 जून पर्यावरण दिवस पर जो एक बीड़ा उठाया था अमर जी ने वृक्षारोपण का, उस दिन मैं खुद यहाँ पर उपस्थित था और काफी सारे पौधे यहाँ लगाए गए थे। जब वृक्षारोपण हो रहा था उसी समय या उसके कुछ दिन बाद हमारे सामने एक बात आई थी कि ये वृक्ष तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब इसकी घेराबंदी हो। और इस बात की घोषणा मैं आज आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि बहुत जल्द इस पूरे
जहां वृक्षारोपण हुआ है इस एरिया को कटीले तारों से घेराबंदी किया जाएगा, फेंसिंग हो जाएगी इसकी, और एक गेट लगाया जाएगा ताकि यहाँ पर सुरक्षित सारे पेड़ पौधे सुरक्षित रह सके, और जो ग्राउंड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है यह ग्राउंड भी सुरक्षित रह सके। ये उद्घाटन का कार्यक्रम 2 बार टल चुका है। पहले 15 तारीख का डेट था, फिर 18 तारीख को मौसम खराब होने की वजह से ये नहीं हो पाया, और आज जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो अभी भी शायद ये ग्राउंड क्रिकेट खेलने लायक नहीं हुआ, जिस वजह से शायद मैच नहीं हो पाया। लेकिन मैं सारी टीमों को शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि निराश ना हो। जिस प्रयास में आप लोग निकल चले हैं उसमें हम आपके साथ हैं, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास और यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि अगली बार जब यहाँ पर आप लोग कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी खेल का आयोजन करेंगे तो ये ग्राउंड आपको बहुत ही बेहतरीन हालत में मिलेगा। इसके लिए जहां तक सहयोग मुझसे चाहिए आप लोगों को, मैं तैयार खड़ा हूं। जब भी जरूरत हो हमारा कार्यालय है, आप कभी भी आ सकते हैं। जो भवानीपुर देसरी पंचायत की टीम है जिन्होंने ये टूर्नामेंट आयोजित किया है, उन खिलाड़ियों के लिए एक विशेष तोहफा है मेरी तरफ से। आप सबों के लिए पूरी की पूरी क्रिकेट किट जो होती है, बैट, विकेट, बॉल, सब चीज आप लोग के लिए उपलब्ध है। जब भी मौका मिले आज के बाद कभी भी हमारे कार्यालय पर आइए और उसको आप आकर ले जाइए। वो सारे चीजों की व्यवस्था मैं अपने कार्यालय पर कर दूंगा। और खेल खेलने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट, इस ग्राउंड पर और भी अगर आप लोग आयोजन कर सकते हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जो भी आयोजित किया जा सकता है। फुटबॉल के लायक तो खैर अभी ग्राउंड नहीं बना है, लेकिन उम्मीद है जल्दी बन जाएगी। लेकिन जिस भी खेल को खेलने के लिए आप लोग, ब्लास्टिंग से किस तरह से लोगों को परेशानी होती है, घरों को काफ़ी नुकसान होता है, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते आ रहे हैं। देखिए, ये है झारखंड के सिरका सीसीएल सिरका कॉलेरी खुली खदान में शुक्रवार को हैवी ब्लास्टिंग के कारण पास के सटे चाणक्य सिरका गांव के एक रैत परिवार का घर का मिट्टी क्या दीवार है वो धंस गया। इससे घर के कमरे में सो रहे बसंत बेदिया और उनके घर के सदस्य बाल बाल बचे। घटना के बाद ग्रामीणों ने खुली खदान सिरका में आउटसोर्सिंग कंपनी और सीसीएल खनन कार्य ट्रांसपोर्टिंग को बाधित कर दिया और मुआवजा और सुरक्षा समेत कई मांगे की। सूचना मिलने के बाद सिरका सुरक्षा विभाग मौके पर पहुंचे। इसके बाद प्रबंधन के एक मैनेजर लोगों से मिलने पहुंचे। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। आखिरकार भारी संख्या में मौजूद महिला पुरुष को समझाने के बाद वहां से लोग हटे। कैसे घर गिर गया आपका? ब्लास्टिंग हुआ, हम सुतल थे, जैसे गिरा आवाज हड़बड़ ले हुआ तैसे हम खुद निकले। उसका बाद निकले तो देखते हैं तो पूरा उधरो कचरा अथी हुआ और खुद हम निकले। क्या मांगे? अब क्या सीसीएल अब कैसे काट देगा तो हम कैसे कहें, अब हम तो नहीं जान पाएंगे काट दिया जाएगा। तो कहाँ के निवासी हैं? खंडानी रहती है, थोड़ा सीखा है हम लोग। गाँव का नाम? चाणक्य सिरका चाणक्य। अपना नाम बता। बसंत बेदिया। का दिक्कत हो गया था? का दिक्कत हो गया, सुतल हलिए तो आवाज है गेले, सीटी उटी बजैले है ना, तो मालूम तो नहीं थे। अब आँख में नींद हो गए तो सुतले नहीं रहबै, तो सुत के उठे के आवाज भेल, ओकर बाद धसले, उठ गेलिए, कूद के निकल गेलिए। किसका घर धस गया? बसंत के घर। और के था घर में तब आप लोग? 2 बूढ़ा बूढ़ी थे। तो क्या नुकसान हुआ? देवाल धस गेल, गिर गेला। आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ। क्या नाम है? शकुंतला देवी। बसंत बेदिया कौन है आप? हाँ, पति है। क्या मामला है? क्या मामला है? हमारा अचानक है ना, ब्लास्टिंग करता है, इतना आवाज़ से करता है ब्लास्टिंग। ठीक है, आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि कोई सुता हुआ है, कोई बैठा हुआ है, एक बार जाकर कोई बोल तो सकते हैं कि हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं होता। तो अभी आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, सब कुछ घर ही पर थे। आज बगल का घर है, उसका ब्लास्टिंग किया हुआ, वो घर। तो आज कहाँ आए हुए आप लोग? क्या आज क्या मांग के लिए आए हैं? क्या हम लोग क्या मांग के लिए? हम लोग का मुआवजा यही है कि हम लोग का जो चीज़ है ना, हम लोग कोई चीज़ नहीं मांगते। हम लोग जैसा हम लोग घर बसे वैसा हम लोग घर बसे। हम लोग का यही उजाड़ने से पहले जैसा घर बसा हुआ हम लोग को घर बसा दें।
क्या नाम है आपका? साल अगले साल की मतलब वो उड़ के गया था यार, प्लास्टिक वाला पत्थर। और ये थोड़ा सुनने की गिरा यार, हम बच गए कि मतलब निकले दरवाजा सामने यार, उड़ के गिरा। तो उससे क्या क्षति हुआ था घर का आपका? क्षति हुआ कि करकट फूट गया था। तो क्या आपको क्या मिला फिर नहीं प्रबंधन? मिला, कुछ नहीं मिला। कि कितना बार कि मेरा लड़का की आया कि घूमा क्या, साहब लोग बोला कि बोल नहीं से कि अति का सीट मिलेगा 7 तक से नहीं मिला, छोड़ दिए हम लोग। क्या नाम है आपका? नाम किसका? अपना? मेरा नाम है। बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।